आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है लवर बॉय। इसके मुसन्निफ़ हैं मसूद खद्दर पोश। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। ये तमाम काम हम सब ने मिलकर किए थे। शाम तक हम पूरी तरह थक चुके थे और वापस पायलट रेस्ट हाउस पहुँचे। गुस्ल करके हमने हिरन के भुने हुए गोश्त, मज़ेदार झींगे और ताज़ा मछली से शाही डिनर किया। फिर कमरे में बैठकर आधी रात तक दुनिया जहां की बातें करते रहे। शिकारी जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उनके पास एक दूसरे को सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है। वो रात हमने एक दूसरे को अपने शिकार की कहानियाँ मिर्च मसाला लगा कर सुनाते हुए गुजारी। रात देर तक जागने के बावजूद हम सब सुबह सवेरे बेदार हो गए। कैप्टन अब्दुलसलाम किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में जल्दी घर से निकल गए। जाते जाते उन्होंने अपने मुलाज़मों को हदायत दी कि वो बंदूकें लेकर जंगल चले जाएं और सारी जगहों पर देख कर आएँ कि हमारा कोई जानवर तो नहीं मारा गया। फिर वो हमसे मुखातिब हुए, अगर लवर बॉय ने मेरे किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया तो आज रात हम सब मचान पर बैठकर उससे पुराना हिसाब चुकाएंगे। वो चले गए तो तहवर अली ख़ान अपनी राइफ़ल की सफाई करने बैठ गए। जब पोर्ट सर्विस के मुलाजिम बंदूकें उठाए जंगल में जाने लगे तो यकायक मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। मैंने बुलंद आवाज़ में उन्हें पुकारा और ठहरने का इशारा किया। उठिए जनाब, मैंने मुस्कुराते हुए तहवर अली ख़ान से कहा, हम भी इनके साथ जंगल का एक फेरा लगाएं, हो सकता है हमें कहीं शेर नज़र आ जाए। तहवर अली ख़ान ने मेरी इस बात को अहमियत नहीं दी। फ़िलहाल इन लोगों को जाने दें, हम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चलेंगे। हमारे प्रोग्राम में शेर साहब शरीक नहीं थे, इसलिए हमें उसके प्रोग्राम का कुछ पता नहीं। हमें होशियार रहना चाहिए। आखिरकार मेरे इसरार पर वो गोया बादले नखास्ता उठे और हमारे साथ चल दिए। मेरा इरादा ये था कि अगर दरिंदा हमारे किसी जानवर को ज़ख्मी कर गया है तो उसके करीब खुद देखभाल कर किसी मजबूत बुलंद दरख्त पर अपनी मर्जी का मचान बंधवा दूँ, ताकि रात को शेर अपने किए हुए शिकार से शिकमपुरी के लिए दोबारा इस तरफ आए तो हम तीनों उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद हों और उस पर अपने निशाने आजमा सकें। मेरा ये तजर्बा है कि जो चीज़ अपनी निगरानी में बनवाई जाए, इंसान उस पर ज़्यादा भरोसा करते हुए पूरे एतमाद के साथ शिकार खेल सकता है। मैं, तहवर अली ख़ान और चालना पोर्ट सर्विस के कुछ मुलाजमीन अपने अपने हथियार उठाकर लॉन्च में सवार हो गए। लॉन्च पूरी रफ्तार के साथ नील कमल खाल की उस नदी की सतह आब पर फिसलती हुई जंगल के अंदर की जानिब रवाना हो गई। आगे चलकर हमने शुमाली सिमत में बंधे अपने 2 कुत्तों और बकरी को देखा। वो तीनों महफूज थे। बड़े कुत्ते पोंगू ने दरख्त के साथ बंधी अपनी रस्सी तुड़वा ली थी और वो इस वक्त छोटे कुत्ते जैक के साथ बैठा हुआ था। हमें देखते ही बड़ा कुत्ता दौड़ता हुआ हमारे करीब आ गया और कभी हमारे पैरों में लौटने लगता और कभी पिछली टांगों पर खड़ा होकर इस तरह अगली टांगों से जप्फी डालने की कोशिश करता जैसे जुदाई की इस एक तवील रात के दर्द को सीने से लगकर मिटाना चाहता हो। दूसरी तरफ छोटा कुत्ता जैक अपनी पूरी ताकत सर्फ करके इस तरह रस्सी को खींच रहा था कि उसकी फूलती हुई रगें साफ नज़र आ रही थी। कुत्तों के बिल्कुल उलट SHO से ज़बरदस्ती हासिल की जाने वाली बकरी ने हमें लिफ्ट नहीं कराई। वो हमारी तरफ देखे बिना आराम से घास चरती रही। पोर्ट सर्विस के मुलाजमों ने इन तमाम जानवरों को घसीट कर लॉन्च पर सवार किया और फिर हम नील कमल खाल से लियाकत अली मैदान के जनूबी हिस्से की तरफ रवाना हो गए। हमने मैदान के करीब लॉन्च खड़ी की और बकरी को लॉन्च ही में बांधकर हम दोनों कुत्तों के साथ जंगल में दाखिल हो गए। यहाँ पहुंचकर कुत्तों पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया। वो अपनी आदत के मुताबिक हमारे आगे आगे चलने के बजाय पीछे रह गए। कुत्तों का मिजाज देखकर दोबारा मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई और मेरे वजूद में एक अजीब सी सनसनी दौड़ने लगी। तहवर अली ख़ान भी चौकस हो गए। उन्होंने अपनी राइफ़ल लोड करके फायर करने की पोजीशन में मजबूती से अपने हाथों में पकड़ ली। मैं हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। चालना पोर्ट के तमाम मुलाजिम भी बुरी तरह सहमे हुए थे। पोंगू इधर उधर दौड़ रहा था। हम घने जंगल में दाखिल होने लगे तो वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और फिर हमारे साथ साथ चलने लगा।
अचानक पोंगू ने एक तरफ छलांग लगाई और फिर बिजली की किसी तेज़ी से दौड़ने लगा। उसकी इस हरकत से हम सब ठिठक गए। सब ने उसकी जानिब देखा और हैरान रह गए। वो एक नौजवान हिरनी और उसकी शीरखार बच्चे की जानिब लपका था। हिरनी ने अपने मासूम बच्चे की परवाह किए बगैर दफतन एक लंबी छलांग लगाई और घने जंगल में गायब हो गई। जब कुत्ता हिरन के बच्चे के सर पर जा पहुंचा तो उस बेचारे ने खौफजदा होकर छलांग मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वहीं ज़मीन पर गिर गया। वो इंसान के बच्चे की तरह बुरी तरह चीखने लगा। इससे पहले कि कुत्ता उस मस्कीन को चीर फाड़ देता, मैंने दौड़कर हिरन के बच्चे को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। कुत्ता छलांगे लगा लगा कर उसे मुझसे छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी डांट सुनकर पीछे हट गया। हिरन का बच्चा बड़ा नर्म और नाजुक और बेहद खूबसूरत था। मैंने सोचा कि इसे घर ले जाकर पालूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक कुछ फासले पर दरख्तों के दरमियान उसकी माँ दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी इल्तिजा थी। वो कुत्ते से डर भी रही थी और इसके साथ ही उसकी कोशिश थी कि वो हमारे करीब आ सके। उसकी ममता भरी ये अदा देखकर हम सब के दिल पिघल गए। मैंने एक मुलाजिम को हिदायत की कि वो पोंगू को मजबूती से पकड़ कर रखे। जब उसने कुत्ते को काबू कर लिया तो मैंने हिरन के बच्चे को छोड़ दिया। वो छलांगे लगाता गिरता पड़ता अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। हिरनी ने अपने बच्चे को हर तरफ से इस तरह जांचा जैसे हमने उसका कोई पुर्जा उतार लिया हो। फिर वो अपने बच्चे को चूमती चाटती उछलती कूदती घने जंगल में गायब हो गई। जब हम जंगल के दरमियान से गुजरकर मैदान तक पहुँचे तो हमने ये अक्लमंदी की कि खुले मैदान से जामनों के पेड़ तक जाने के बजाय जंगल के अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते मोहतात अंदाज में इधर उधर का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। मैं और तहवर अली ख़ान साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। पोर्ट के मुलाजिम हमारे अकब में थे। दोनों कुत्ते जंगल में कहीं गायब हो गए थे। हम में सबसे पहले तहवर अली ख़ान ने जंगली झाड़ियों में से अपना सर निकाल कर जामन के दरख्त से बंधी गाय की तरफ देखा। फिर वहाँ मेरी नज़र भी पड़ गई। गाय की लाश खुले मैदान में दरख्त तले उधड़ी पड़ी थी। उसकी पुश्त का तकरीबन 10 किलो गोश्त गायब था। गाय की लाश देखकर हम दोनों के जिस्म तन गए। राइफलों पर हमारे हाथों की गिरफ्त मजबूत हो गई। हमने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं भी शेर दिखाई ना दिया। लेकिन जब हमने चंद कदम आगे बढ़कर दोबारा बाईं सिमत नज़र डाली, मैदान में एक जवान शेर बेखबर सोया हुआ दिखाई दिया। वो लवर बॉय था और जी भर के गाय का गोश्त खाने के बाद अपनी फितरी काहली के सबब वहीं गफलत की नींद सोया हुआ था। हमारे और दरिंदे के दरमियान बहुत कम फासला था। हम खुली जगह पर मौजूद थे और बड़ी आसानी से उसके काबू में आ सकते थे। इस ख्याल ने यकबारगी मुझे हिला के रख दिया, लेकिन मैंने वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपनी राइफ़ल की नाल उसकी तरफ सीधी की और उसका निशाना दुरुस्त करने लगा। मेरे साथ ही तहवर ने भी शेर को अपने निशाने पर ले लिया। मज़े की नींद सोए शेर को भी शायद ख़तरे का एहसास हो गया। वो अचानक हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और हमला करने के अंदाज में हमारी जानिब बढ़ा, लेकिन हम दोनों ने आगे पीछे उस पर फायर कर दिए। तहवर अली मुझसे कुछ आगे थे, इसलिए उन्होंने मुझसे पहले फायर किया था। इसके साथ ही मैंने भी सेकंड के 1000वें हिस्से में फायर कर दिया। एक साथ 2 फायरों की आवाज़ ने सारे जंगल को लरसा के रख दिया। ज़ख्मी शेर की गुर्राहट भी कानों के पर्दे फाड़ रही थी। हमारी गोलियों ने दरिंदे को ज़ख्मी कर दिया था। वो इंतहाई गुस्से में बिफर कर जोशीले अंदाज में हमारी जानिब बढ़ा, लेकिन ज़ख्मों की शिद्दत से महज उछल कर रह गया। वहशत में पागल होकर उसने अपने सामने गिरे हुए एक पुराने दरख्त की मोटी और खुश्क टहनी को भंबोड़ डाला। मैंने दोबारा राइफ़ल लोड करके उस पर फायर कर दिया। ये गोली भी अज़ियत में मुब्तला दरिंदे के वजूद में पेवस्त हो गई। वो एकदम ढीला पड़ गया और इस तरह ज़मीन पर लेट गया जैसे उसे दोबारा नींद आ गई हो। थोड़ी देर के बाद उसका पूरा जिस्म तन गया। ऐसा महसूस होता था जैसे वो अब भी उठकर हम पर हमला करने की कोशिश में है, लेकिन ये उसकी आखिरी और नाकाम कोशिश साबित हुई। वो हमेशा के लिए सो गया। हम सबको शेर की मौत का पुख्ता यकीन हो गया था, इसलिए बिला खौफ व ख़तर हम सब खुशी से नारे लगाते और एक दूसरे से
لپٹتے چمٹتے مبارکباد دیتے مردہ درندے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم میں 3 جگہ سے لہو کے فوارے ابل کر لیاقت علی ماٹھ کی زمین کو سرخ کر رہے تھے۔ قریب سے جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ ہماری چلائی ہوئی ایک گولی بھی ضائع نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے شیر کی اگلی ٹانگوں کو کھینچ کر دیکھا اور مجھے یقین آ گیا کہ پہلی گولی اس کے سینے میں سے گزر گئی تھی، اس لیے وہ نزدیک ہونے کے باوجود ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا، ورنہ وہ اس خشک ٹہنی کی طرح ہمیں بھی بھنبوڑ کر رکھ دیتا۔ میں نے تیور علی خان کو ایسے شاندار نشانے پر مبارکباد دی۔ مجھے کئی سال پہلے خاندیش میں اپنے پہلے شیر کے شکار کا منظر یاد آ گیا، جب شیر کی پیشانی پر میرا نشانہ دیکھ کر ایک بوڑھے بھیل قبائلی نے شیر کے خون سے میری پیشانی پر ٹیکا لگا دیا تھا۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر شیر کے گرم گرم لہو سے اپنا انگوٹھا تر کیا اور تیور علی کی پیشانی پر گولی کا نشان بنا دیا۔ تیور علی خان کا چہرہ جوش مسرت سے سرخ ہو گیا۔ بنگالی ملازم بھی جوش میں آ کر رقص کرنے لگے۔ دونوں کتے نہ جانے کہاں سے خجل خوار ہو کر واپس لوٹ آئے تھے، لیکن وہ مردہ شیر سے بھی ڈر رہے تھے۔ پہلے تو وہ دور ہی سے خاموش کھڑے اپنا منہ اٹھا کر شیر کی جانب سے آنے والی ہوا سونگھتے رہے، پھر بھی وہ آگے آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن عبدالسلام بھی کھلے میدان کی طرف سے دوڑتے ہوئے ہماری طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ مردہ شیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ بار بار ہمیں گلے لگا کر بھیجتے۔ جب شیر کو ہلاک کرنے کے کریڈٹ کی بات ہوئی تو سب نے متفقہ فیصلہ دیا کہ یہ اعزاز سب کو ملنا چاہیے۔ دراصل شکاری قانون کے مطابق جو شکاری درندے کو پہلے زخمی کرتا ہے، خواہ اس نے اسے محض ہلکی سی خراش ہی پہنچائی ہو، وہ جانور اس کا شکار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس شکاری مہم میں کیپٹن عبدالسلام کا بھی اہم کردار رہا تھا۔ وہ اس علاقے سے واقف تھے۔ انہوں نے شیر کو گھیرنے اور پھانسنے کی پلاننگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ بنیادی کام تھا۔ پھر میری اور تیور علی خان کی مشترکہ گولیوں سے شیر ہلاک ہوا تھا، اس لیے ہم نے شیر کی لاش پر کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ یہ درندہ ہم تینوں کا مشترکہ شکار ہے۔ جب نشانے بازی کا ذکر نکلا تو ہم دونوں نے تیور علی خان کی تعریف کی، کیونکہ اس قدر قریب سے، جبکہ رائفل پر ٹیلی اسکوپ بھی فٹ ہو جس میں سے ہر جانب بھورا بھورا دھندلکائی نظر آتا ہو، اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ بھی حرکت کر رہا ہو، ایسی صورت میں سچا نشانہ لگانا واقعی بہت بڑی فنکاری تھی۔ ہم نے اس شیر کو تو مار گرایا، مگر شیرنی کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ شیر کی عدم موجودگی میں شیرنی کا حوصلہ پست ہو جانا ضروری تھا۔ کیپٹن عبدالسلام کو جب ہم نے ہرنی اور اس کے بچے کا قصہ سنایا تو وہ بولے، آپ لوگوں نے ہرنی کو اس کا بچہ لوٹا دیا تھا۔ رب کو آپ کی یہ رحم دلی پسند آئی، یہی سبب ہے کہ آپ نے ایک وحشی درندے کو کھلے میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر شکار کر لیا۔ مارچ سن 1985 میں جب ہم تینوں پرانے دوست اس دلچسپ اور سنسنی خیز شکار کی 18ویں سالگرہ منا رہے تھے تو اس موقع پر ہم نے لور بوائے کو بہت یاد کیا۔ اس کی شرارتوں کے قصے چھیڑ کر ہنستے رہے۔ اگرچہ میں ہمیشہ مصروف رہنے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور نت نئے مسائل میں الجھا رہتا ہوں، لیکن اب اس پیرانہ سالی میں آ کر اپنے پرانے قصے اور ماضی کی کہانیاں کبھی کبھی یاد آتی ہیں، پھر یہی یادیں وقت گزاری کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔